हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि इक्विलिब्रियम। फाइन। और केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है खत्म। आज हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को एक ही झटके में रिवाइज। लेट्स हैव इट। सो दिस इज वन शॉट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फाइन। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, एंड अगर चैप्टर क्लियर है तो लेट्स रिवाइज इट। शुरू करेंगे हम सिंपल सी बात से, यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में दो तरीके की थी। इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम से शुरू करने की बजाय सबसे पहले शुरू किया था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। फाइन। वो रिएक्शन जो बोथ साइड प्रोसीड हो, विच proceeds in both the directions, जो फॉरवर्ड भी जा सके और बैकवर्ड भी आ सके, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल। एंड जो सिर्फ फॉरवर्ड जाए उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि विच proceeds in only one direction। फाइन। एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात, इक्विलिब्रियम इसी के अंदर ही अटेन होता है। यहां इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता, इसीलिए इसे क्लोज्ड वेसल के अंदर कराया जाता है, जबकि इसे ओपन वेसल के अंदर कराया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। ये डबल हेडेड एरो से है और ये हम सिंगल हेडेड एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब कह सकते हैं कि कोई भी प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शन नहीं आती और इसमें प्रेसिपिटेशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं। फाइन। मुद्दे पे चलते हैं इस चीज पे, यानी कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। फाइन। सो इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जब, देखिए बड़ी सिंपल सी वे से, एक ऐसी स्टेट है जितनी तेजी से ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से बी ए के अंदर कन्वर्ट हो, उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द स्टेट व्हेन रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम reactant to product is same as that of product to reactant। एक ऐसा स्टेट है जब रेट ऑफ कन्वर्जन, देखिए ध्यान से सुनिए जरा, मैंने ये नहीं बोला है कि ए बी के इक्वल हो, मैंने ये बोला है जितनी तेजी से ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से बी ए के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फाइन। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समय के साथ घटता रहता है। रीजन, क्योंकि शुरू में कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, बाद में कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट भी कम हो जाता है। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समय के साथ बढ़ता है। एंड दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ये मैं कह सकता हूं इसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ये हमारे पास बेसिकली टाइम है, ठीक है ना। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, this is rate of backward reaction। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं इक्विलिब्रियम को यहां मार्क करने की बजाय यहां मार्क कर देता हूं। इसके बाद इक्विलिब्रियम स्टार्ट है, यानी कि यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। समझे ये बात। तो जितनी तेजी से ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतनी तेजी से बी ए के अंदर कन्वर्ट हो, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर। अगर मैं थोड़ा सा यहां पे एक चीज बना लूं, दैट इज कंसंट्रेशन के ग्राफ। तो अगर मैं रेट की बजाय यहां पे, देखिए रेट की बजाय कंसंट्रेशन में अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, बोर्ड वेस्ट कर लिया, कंसंट्रेशन टाइम, देखिए समय के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये तो कम हो जाती है एंड जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए इस टाइम के बाद रिएक्टेंट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, प्रोडक्ट भी रिमेन्स कांस्टेंट है, पर इक्वल नहीं है। ये इक्वल हो सकते हैं, देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया है, ये रेट ऑफ, कह सकता हूं ये रिएक्टेंट है कम होके आ गया है, ये प्रोडक्ट कम होके आ गया है, ये इक्वल आ सकते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी इक्विलिब्रियम, कैन बी इक्वल, कंसंट्रेशन इक्वल आ सकती है। कंसंट्रेशन ये भी हो सकता है रिएक्टेंट की ज्यादा हो, जैसे देखिए यहां इक्विलिब्रियम आ गया है
दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए समय के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होनी है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी है, पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी है, प्रोडक्ट की ज्यादा होनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे ये इक्वल आएंगे। इक्विलिब्रियम इनमें चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। देखिए पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? पर रेट का सिर्फ एक ही ग्राफ रहेगा, रेट में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिए इस चैप्टर में हम दो बार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, दिस इज ऑफ इक्विलिब्रियम, आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? सो इक्विलिब्रियम में हमने सबसे पहले पढ़ा इट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, इसको दोनों डायरेक्शन से अचीव कराया जा सकता है, फॉरवर्ड रिएक्ट टाइप से भी एंड बैकवर्ड से भी अचीव कराया जा सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर आप शुरू में काफी ज्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो भी ये वापस इक्विलिब्रियम सेटिंग में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो काफी ज्यादा फेमस है, ये नेचर में क्या है? डायनेमिक इन नेचर। फाइन। हालांकि इट सीम्स टू बी स्टैटिक, ऐसा लगता है कि खड़ा है पर चल रहा है। क्लियर? नंबर 3। फाइन। समझ आ रहा है ना? डायनेमिक मतलब ऐसा लगता है जैसे ए से बी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उतना ही ए है उतना ही बी है, पर एक्चुअली में जितनी तेजी से बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उतनी तेजी से बी ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ऑब्जर्व कुछ नहीं हो रहा पर हो सब कुछ रहा है। ठीक है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कॉन्स्टेंसी ऑफ कलर, प्रेशर एक्सेट्रा। फाइन। ये जब चीजें कलर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये जब चीजें कांस्टेंट होती हैं तब हमें वहां से पता चलता है कि यार सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटिंग पे पहुंच गया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। देखो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने का सिर्फ समय बदल सकता है। ठीक है ना? ये इक्विलिब्रियम के आगे पीछे सेटिंग नहीं कर सकता, ये सिर्फ जितना टाइम उसको लगेगा अचीव करने में उसे बदल सकता है। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास डेल्टा जी निकल के आता है वो आता है 0, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी वो चेंज हमारे पास क्या निकल के आता है? 0। इक्विलिब्रियम can be altered by change in pressure, volume, temperature, concentration, etc. इन सब चीजों को बदल के हम इक्विलिब्रियम को बदल सकते हैं। अगर आप याद करो तो ये बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आएगा, दैट इज ली-चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर? एंड नंबर 7, सिस्टम retains इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्टर्ब्ड। अगर आप सिस्टम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम दोबारा से एकदम से इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे। फाइन। इसमें बेसिकली हमने क्या निकाला कि सपोज a प्लस बी बिकमिंग c प्लस डी है। ठीक है ना? कैपिटल बना लेते हैं सारे और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है a की पावर a और b की पावर b पे, यानी कि कितना रिएक्टेंट लिया गया है। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आया था Rf इक्वल टू KF, a की पावर a, b की पावर b। सिमिलरली हमने निकाला था बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि Kb, c की पावर c, d की पावर d। एंड हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे ये दोनों क्या हैं?
इक्वल, तो यहां से हमारे पास आ गया था के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। फाइन, दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट विद कंसंट्रेशन। फाइन, सो यहां पे हमारी जो सी है वो दैट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिटन इन concentrations. Clear? Next is Kp. Fine. So Kp basically क्या है? Pressure of C to power C, pressure of D to power D upon pressure of A to power A, pressure of B to power B. Fine. This is with respect to pressure. Here P represents pressure. यहां पे हमने कंसंट्रेशन के लिए सबके लिखे हैं कंसंट्रेशंस, प्रेशर के लिए हमने सबके लिखे हैं प्रेशर्स। हालांकि इस इक्वेशन को बदला जा सकता है बिकॉज प्रेशर को हम कंसंट्रेशन RT लिख सकते हैं। फाइन, PV इक्वल टू nRT से अगर हमारे पास n अपॉन V बनाते तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाया था और ये हमारे पास बना था KC RT की पावर डेल्टा NG। क्लियर? तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है बहुत अच्छा यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लूं, दिस इज KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG, यानी कि एक रिलेशन निकालने से दूसरा उससे निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत। फाइन, सो दिस इज KP KC RT की पावर डेल्टा NG। नाउ लेट्स हैव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जब हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन में निकल के आ गया है, देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम सिंपली देखें, इन सब की वैल्यूज दी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा के ये वैल्यू निकालनी है। नाउ द मुद्दा इस वैल्यू का फायदा क्या है, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ के। मैं के लिख देता हूं बिकॉज केसी और केपी दोनों ही एक तरीके से इसे समझे जा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला एप्लीकेशन, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे हमारे पास एक चीज होती है क्यूसी, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक्चुअली में यही है, सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। ये भी सेम ही फॉर्मूला बना है, बट दिस इज एट एनी कंसंट्रेशन, जबकि Kc दिस इज C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B एट इक्विलिब्रियम। ये किसी भी कंसंट्रेशन पे और ये इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर Kc जो है वो Qc से कम है, अगर Kc जो है वो Qc से कम है तो बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि इस टाइम पे आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड जाना चाहिए। अगर आपका QC KC से कम है, इसका मतलब रिएक्शन को भी फॉरवर्ड जाना चाहिए, ठीक है ना। QC KC देखो बड़ी सिंपल सी बात है, Q मतलब ये चीज कम आ रही है, यानी कि किसी भी टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है ना, ये वैल्यू कम आ रही है, इसका कम आने का मतलब C और D कम है, अभी प्रोडक्ट कम है, उसे और बनना चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए। अगर QC KC के इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। फाइन, सिमिलरली हमारे पास प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ये दूसरी चीज निकल के आती है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कितना हो गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। अगर K की वैल्यू जो है वो 10⁻³ निकल के आ गई है, इसका मतलब यार ये 10⁻³ आने का मतलब क्या है, सोचो जरा। ये चीज, इसको मैं डिवाइड बाय 1 कर दूं, ये चीज काफी ज्यादा है, प्रोडक्ट काफी ज्यादा है, रिएक्टेंट नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, ठीक है ना। फाइन, देयर इज मैक्सिममली, कह सकता हूं कि मैक्सिममली यहां पे प्रोडक्ट ही है, रिएक्टेंट तो है ही नहीं है, रिएक्शन काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। एंड अगर हमारा Kc जो है वो 10⁻³ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लगभग सारा हमारे पास रिएक्टेंट ही है, क्योंकि अगर ये वैल्यू सपोज 10⁻³ है तो इसका मतलब क्या है 1/10⁻³, तो इसका मतलब क्या, लगभग प्रोडक्ट तो है ही नहीं है, रिएक्टेंट ही है। फाइन,
तो डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है इसमें कितना रिएक्टेंट है एंड कितना प्रोडक्ट है। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं क्वेश्चन से करके दिखाता हूं आपको। देखो PCl3 है या फिर PCl5 ले लेते हैं। PCl5 जो है वो PCl3 प्लस Cl2 में टूट गया। ये ऑल आर गैसेस। तो मेरे को देखो एट एनी टाइम मेरे को सपोज एट एनी टाइम पे मेरे को ये दिया गया कि इसकी कंसंट्रेशन 2 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.5 है। यहां पे मेरे पास सपोज इन्होंने Kc भी दे रखा है, ठीक है ना। ये मैं एट कंसंट्रेशंस के लिए ले रहा हूं, वैसे गैसियस प्रेशर के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड मेरे को Kc सपोज दिया ना 0.25, ठीक है ना। मेरे को बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए हम निकालेंगे QC। तो QC बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.5 पावर 1 इंटू 0.5 पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो 1 निकल के आ रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 0.25 डिवाइड बाय 2 0.125। मेरा Q कम आया है एंड अगर देखिए अगर हमारा Q जो है वो Kc से कम निकल के आता है यानी कि रिएक्शन नीड्स टू बी फॉरवर्ड। अभी इसको और आगे जाना है सच दैट यहां तक Kc अचीव किया जा सके। क्लियर? सो दिस इज एप्लीकेशन। ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन अभी आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। एंड मोर ओवर K की वैल्यू हमें ये भी बताती है कि रिएक्शन में लगभग कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे वो इक्विलिब्रियम के करे थे। अब हम Kc या Kp के कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। क्लियर? द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देखो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम को जो है वो कंसंट्रेशन से कैटलिस्ट से इन सबसे फर्क पड़ता होगा। इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। फाइन। सो Kc या Kp कह सकता हूं इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और कह सकता हूं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज Kp या Kc की जितनी वैल्यू आनी है उतनी ही आनी है। अगर आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन ले लीजिए उस हिसाब से अपनी वैल्यू को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एडजस्ट कर लेगा एंड वैल्यू ऑफ द Kp एंड Kc विल रिमेन द सेम। फाइन। एक बात याद रखिए वो एक स्टेट है। Kp एंड Kc बेसिकली एक वैल्यू है। दिस इज अ मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टेट है। जब रिएक्टेंट जितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उतनी तेजी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, दैट्स अ स्टेट। दिस इज नॉट अ स्टेट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ वैल्यू, इट्स अ मैथमेटिकल वैल्यू। ये कभी नहीं बदलेगी। आप कंसंट्रेशन बदलोगे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वहीं आ जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू इट डज नॉट टेल अस any idea about time taken to reach equilibrium। ये हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का कोई टाइम नहीं बताता है। मोर ओवर इट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। आपको याद होगा हमने लेक्चर्स में पढ़ा था ये सिर्फ और सिर्फ स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए PCl5 becomes PCl3 plus Cl2। If I want to write Kc here, this will be PCl3 Cl2 upon PCl5। क्लियर? अगर मैं इसी के लिए देखो ऐसा अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं this will be 2 PCl3 plus 2 Cl2 and if I write here Kc dash, अगर मैं यहां पे Kc dash लिखूंगा तो ये देखो क्या आएगा PCl3 का स्क्वायर Cl2 का स्क्वायर अपॉन PCl5 का स्क्वायर, दिस अल्टीमेटली Kc का स्क्वायर। जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर में आ जाएगा।
फाइन। यानी कि अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो हाफ PCl5 becomes half PCl3 plus half Cl2, this will be, जो अब Kc डैश आएगा वो इस Kc का पावर 1/2 आएगा। जितना स्टोइकियोमेट्रिक नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसके पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत। फोर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पक्का बदलेगा। फाइन। सो ये हमने निकाला था कुछ इस तरीके से, log K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। So this is how, देखो जो पुराना टेम्परेचर है उसकी वैल्यू पुट करिए, नए टेम्परेचर की वैल्यू पुट करिए, उस रिएक्शन का डेल्टा H पुट करिए। 2.303 एक मैथमेटिकल नंबर है, R इज मैथमेटिकल नंबर। फाइन, हियर R इज 8.314। 0.0821 पुट नहीं करना बिकॉज़ एनर्जी में काम चल रहा है, एनर्जी में यहाँ पे जूल्स में वैल्यू पुट होगी, ठीक है ना। सो K2 आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा एट टेम्परेचर T2, क्लियर। एंड K1 आपका पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, कोई दिक्कत। तो ये वन ऑफ इक्वेशन आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ न्यू टेम्परेचर, कोई दिक्कत, क्लियर। नंबर 5, फाइन, जो इक्विलिब्रियम है वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाय दिस फार्मूला डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करिए, गेट द डेल्टा G नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, कोई दिक्कत। तो इससे ये सब वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। पॉइंट्स काफी ज्यादा फेमस है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये तो काफी ही ज्यादा फेमस है, सारे ही फेमस है। फाइन। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, इनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अपने आप में सबसे जबरदस्त टॉपिक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा। फाइन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली तब आता है अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कि पूरा डिसोसिएट नहीं होता है अपने आयंस में। तो कितना डिसोसिएट हुआ उसे हम बोलते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, यानी कि बेसिकली ये एक फ्रैक्शन है कि कितने मोल्स हमारे जो हैं वो टूट गए हैं या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। सपोज आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्जन इतना अच्छे से नहीं होता है, तो कितना टूट गया है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा, कोई दिक्कत। जैसे सपोज मैं इसमें एक लेके चलता हूं एग्जांपल आपके पास, सपोज ये ले लेता हूं डिसोसिएशन, AN से मैं बना लेता हूं Na, ठीक है ना। तो ये शुरू में देखो कितना है, इनिशियली इट इज सपोज 1, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम एक में से कितना चला जाएगा, एक अल्फा, एंड ये कितना बन जाएगा, N अल्फा, बिकॉज अगर ये एक जाता है तो ये कितना बनता है, N अल्फा। फाइन। या फिर इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, जैसे जो ज्यादा फेमस केस है, ठीक है ना। इनिशियली सपोज ये कितना है, दिस इज C, एंड एट इक्विलिब्रियम इसमें से कितना चला जाएगा, C माइनस C, और ये कितना बन जाएगा, फाइन। तो कितने मोल्स टूटे हैं, देखो A के हिसाब से अगर अल्फा टूटा है तो C के हिसाब से C अल्फा टूटा है। मैं आपको एक और केस लेके दिखा रहा हूं, देखो A बिकमिंग सपोज B प्लस C है, ठीक है ना। तो ये हमने C ले लिया, ये C में से ये शुरू में लिया है एट इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। और एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, C में से C अल्फा गया। देखो याद रखना, A में से एक अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, C में से C अल्फा। ये शुरू में 0 0 था, ये बन गया C अल्फा, ये बन गया C अल्फा। सपोज हमें K लिखना हो तो K इसका क्या आ जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस
C अल्फा। सो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको याद होगा हम वीक के लिए ऐसा बोलते हैं कि 1 माइनस अल्फा क्या है, तकरीबन 1 ही है। 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्फा बहुत ज्यादा नहीं होगा वीक के लिए। तो ये इक्वेशन जो है वो K C अल्फा स्क्वायर बच जाता है। आप इसे K C लिख सकते हो बिकॉज कंसंट्रेशंस में बात चल रही है। सो दिस इज K C अपॉन C का रूट करके हमारे पास निकल के आता है अल्फा। क्लियर? इसे हम, आपको याद होगा, हम बोलते हैं इसे ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ। फाइन। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो अल्फा ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, और अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो अपने जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? मेजरली तो यार हमें निकालना आना है केसी। ठीक है ना? मेजरली जो हमें क्वेश्चन आना है इसमें वो आना है केसी का। इसका जो मेजर यूज है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी ज्यादा है। ठीक है ना? जो ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हमने अभी पढ़ा है, या ये जो चीज है, इसका जो मेजर यूज है वो हमें देखने को मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। पर यहां पे क्वेश्चन आ सकता है केसी के लिए। फाइन। इसमें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन केपी के लिए भी बन सकता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। लेट्स हैव इट। सपोज ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको केपी निकालने के लिए बोल दे, मैं रैंडमली ले रहा हूं, सपोज पीसीएल 5 है, पीसीएल 3 है, प्लस सीएल 2। ठीक है ना? सपोज ये ए लिया गया है इनिशियली, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ए में से ए अल्फा चला जाएगा, ये बन जाएगा ए अल्फा, ये बन जाएगा ए अल्फा। फाइन। पर ये क्या है? ये तो मोल्स है। ये तो शुरू में क्या है? मोल्स। देखो यहां पे मैंने कंसंट्रेशंस लिए थे, इसलिए मैंने सीधा सीधा केसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। पर यहां पे क्या है? ये हमारे पास क्या है? मोल्स है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एट इक्विलिब्रियम हमें मोल्स तो चाहिए नहीं, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है केपी। केपी के लिए हमें चाहिए प्रेशर्स। कोई बात नहीं, पर पहले मोल से निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल से क्या निकाल लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। देखो टोटल निकालो, टोटल मोल्स कितने बनेंगे? ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास टोटल मोल्स बन जाएंगे ए प्लस ए अल्फा। क्लियर? तो ये हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए? जितने इसके मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स। पता ना टोटल कैसे बने? टोटल यहां पे कैलकुलेट करके रख लीजिए। देखिए ये इन सबको कैलकुलेट किया है, ए प्लस ए अल्फा बन गया है। एंड मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है? इसके मोल्स अपॉन टोटल, इसके मोल्स अपॉन टोटल, इसके मोल्स अपॉन टोटल। कोई दिक्कत? एंड अब हमें क्या करना है? एट इक्विलिब्रियम हमें चाहिए प्रेशर्स। एट इक्विलिब्रियम हमें चाहिए प्रेशर्स। प्रेशर बेसिकली क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का। तो ये क्या आ गया? ए माइनस ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा। सपोज द टोटल प्रेशर इज पी टोटल, वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना? दिस इज ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा इनटू पी टोटल। दिस इज ए अल्फा अपॉन ए प्लस ए अल्फा इनटू पी टोटल। एंड अब आप यहां पे क्या करोगे? अब आप यहां पे केपी निकालोगे, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, बिकॉज केपी क्या है? इनके प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर, प्रोडक्ट के प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर। देखो हो गया, ये हमारे पास क्या थे? प्रेशर्स। सो दिस इनटू दिस अपॉन दिस थिंग, एंड यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज केसी और केपी के क्वेश्चंस इन केस ऑफ alpha. Let's move to the very best topic of this chapter, that is Lee-Chatellier principle. Next topic is Lee-Chatellier principle. यानी कि आपने इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, ये हमें बताता है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। आपने इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, इसे बोलते हैं ली-चैटलियर प्रिंसिपल। एंड सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंसंट्रेशन को चेंज। ठीक है ना? A प्लस बी बिकम्स C प्लस डी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया
तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। दर रिएक्शन वो काम करेगा जो आपसे ऑपोजिट है। देखो आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड होके आपके रिएक्टेंट को घटा देगा। आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्शन पीछे चले जाके आपके प्रोडक्ट को घटा देगा। ठीक है ना। आपने रिएक्टेंट घटाया, वो बोला कोई बात नहीं, रिएक्टेंट और बढ़ा देते हैं। आपने रिएक्टेंट को घटा दिया, बोला कोई बात नहीं, रिएक्टेंट और बनाते हैं। रिएक्टेंट और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड आना। इक्विलिब्रियम ऑपोजिट काम करेगा सच दैट वो अपने सिस्टम को मेंटेन करके रखे। जो आप करोगे आपसे ऑपोजिट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं दरवाजे को अपनी तरफ खींचूंगा, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर मैं उधर खींचूंगा या उधर पुश करूंगा तो वो इधर फोर्स लगाएगा, ताकि दरवाजा वहीं रहे जहां वो है। क्लियर? कोई दिक्कत? सेकेंड हम इसमें पढ़ते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इसमें 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। ठीक है ना। जैसे सपोज मैं पहला केस बना के दिखाता हूं आपको। फर्स्ट केस है ये PCl5 वाला। ठीक है ना। PCl5 बिकमिंग PCl3 प्लस Cl2। ये वो केस है जिसमें डेल्टा Mg क्या आता है। फाइन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल्स 2 है, रिएक्टेंट का 1 है, डेल्टा Mg इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा and equilibrium will shift in that direction where pressure बढ़ेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम देखो उल्टा जा रहा है। अगर आपका प्रेशर घट गया, इक्विलिब्रियम कहेगा मैं वहां जाऊंगा जहां प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर कहां बढ़ेगा? where नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहां बढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि ये जाएगा फॉरवर्ड। इस केस में ये जाएगा फॉरवर्ड। क्लियर? यानी कि अगर यहां पे आप वॉल्यूम घटा देते तो ये आता बैकवर्ड। मैं आपको दूसरा केस करके दिखाता हूं। डेल्टा Ng जहां लेस देन 0 है, ये वाला केस। ठीक है ना। जैसे अमोनिया फॉर्मेशन का केस बना लेते हैं। H2 प्लस N2 बिकम्स 2 अमोनिया। बन गया ना। ये 4 मोल्स है, 2 में से 4 गए, माइनस किया। वॉल्यूम को बढ़ाया, प्रेशर घटा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? वेयर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किधर बढ़ रहे हैं? देखो रिएक्टेंट की साइड, यानी कि ये आ जाएगा बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड था। क्यों? बिकॉज यहां फर्क है, यहां केस में फर्क है। फाइन। एंड अगर ये आपका डेल्टा Ng 0 आ जाता है, जैसे ये वाला केस N2 प्लस O2 बिकम्स 2NO। ये सारे गैसेस हैं, रिएक्टेंट के मोल्स 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसे। क्लियर? थर्ड केस है प्रेशर का। द सेम इज हैपनिंग इन द केस ऑफ प्रेशर। वहां पे भी ये 3 केस बनेंगे। देखो आपको सोचना है किसी भी केस में। ठीक है ना। आपको किसी भी केस में सोचना है। जैसे हम इसमें सिर्फ एक केस करके देखते हैं, PCl5 वाला, PCl3 प्लस Cl2। हम लिखेंगे नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट वेयर प्रेशर घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किधर घट रहे हैं? इधर। ये आ गया बैकवर्ड। एक बात याद रखना, वॉल्यूम के केस में भी हम प्रेशर के हिसाब से सॉल्व करते हैं, प्रेशर के केस में भी हम प्रेशर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। एवरीथिंग शुड बी सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। फाइन। हालांकि आपको याद होगा जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तब वॉल्यूम को सॉल्व करने के बहुत सारे और तरीके हैं। देखो हम क्यू बना सकते हैं, इसका क्यू, इसका क्यू और इसका क्यू लिखा, मतलब ये सपोज इसका QC लिख सकते हैं। ठीक है ना। याद होगा आपको, हमने इसी तरीके से लिखा था PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन एंड PCl5 का कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली क्या है? PCl5 यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम यहां से देखें तो ये बेसिकली 1/V का फैक्टर बच रहा है। Q जो है वो V के इनवर्सली रिलेशन में आ रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो Q कम हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें
तो अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो Q कम हो जाएगा, और आपको याद है अगर Q कम हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है। हमने ये बात पढ़ी थी एप्लीकेशन में भी। फाइन, इस तरीके से भी ये सॉल्व किया जा सकता है। ये सेकंड टेक्निक है वॉल्यूम में, पर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये सोचा जा सकता है, ये दिख रहा है सीधा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां प्रेशर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा इधर नहीं, इधर 2 है इधर 1 है, फॉरवर्ड चला जाएगा। क्लियर? दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक। ये भी याद रखा जा सकता है, पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नंबर 4 यानी कि टेम्परेचर। तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखो, देखो मैं सारे शॉर्टकट्स ही करा रहा हूं बिकॉज़ वन शॉट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जो रिएक्शन एंड होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो फेवर हो जाएगी, एक्सो फेवर नहीं होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो। मैंने आपको याद होगा लॉजिक भी बताया था, एंडो को हीट एब्सॉर्ब करनी है, और आप मान के चलिए कि जो उसे हीट एब्सॉर्ब करनी है आपने टेम्परेचर की फॉर्म में उसे दे दी। उसको जो हीट एब्सॉर्ब करनी है वो आपने उसे टेम्परेचर के फॉर्म में दे दी है। तो जब भी आप टेम्परेचराइज करोगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है तो फॉरवर्ड बढ़ जाएगी, अगर बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है तो बैकवर्ड बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, कैटलिस्ट। फिफ्थ वन इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ हमारे टाइम टेकन को रिड्यूस कर देता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कैटलिस्ट का कोई भी काम नहीं है। कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम पे आने वाले जो टाइम टेकन को है उसे कम कर देता है। लेट्स हैव द सिक्स्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये हमने दो कंडीशंस पे पढ़ा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर वॉल्यूम नहीं बदला तो किसी और गैस के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे जितने प्रेशर्स हैं उतने ही रहेंगे। तो यहां पे तो हमारे पास है नो इफेक्ट। पर अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से देखो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे गैस ऐड करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए जो हमने यहां पे किया है। वॉल्यूम बढ़ने से ये केस बनने चाहिए, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के केस में ये जाएगा फॉरवर्ड, ये केस होना चाहिए वॉल्यूम के बढ़ने से। ये सारे का सारा केस, अब जो सिक्स्थ केस है उसको हमने इस पे कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपका डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो बैकवर्ड जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका डेल्टा एन जी, या फिर मैं लिखता ही हूं, इधर चला जाएगा जी, डेल्टा एन जी 0 तो नो इफेक्ट आएगा। क्लियर? ये केस बन जाएंगे आपके सारे तीन, अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्लियर? दिस इज लीच-एटलियर प्रिंसिपल। फाइन, लीच-एटलियर प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को हम ये बता सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर पे होनी चाहिए या लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहां पे हम बना लेते हैं PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इसके बारे में हम सोचते हैं कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे, प्रेशर अगर ज्यादा है ना, प्रेशर अगर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाता है जहां प्रेशर कम है, एंड प्रेशर कम जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड में कम है, ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। यानी कि अगर तुम्हें ये रिएक्शन कराना है, फॉरवर्ड कराना है तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा की तरफ प्रेशर, ये यहां पे क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कंडीशन है प्रेशर कम होना चाहिए। फिर मैं आपको बता देता हूं, टूटने के लिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ऑपोजिट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमें पता चल गया टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज आपको फॉरवर्ड कराना है ये रिएक्शन। देखिए दोबारा सोच के देखेंगे, यहां पे प्रेशर कम किया, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां प्रेशर ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड चला जाएगा।
टेम्परेचर ज्यादा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा, सीधा जाते हुए एंडो है हो जाए। और अगर नहीं भी दिया होगा ना तो देखो सोचो, एक चीज दो में तब टूटती है जब आप उसे हीट दे देते हो, तो PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में तब कन्वर्ट होगा अगर आप उसे हीट दे दोगे। तो एंडो, यहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत? एंड अगर हमें ये भी पूछा जाए कि ये ज्यादा वॉल्यूम वाले वेसल में हो रहा है या कम वॉल्यूम वाले वेसल में, कब ये ज्यादा अच्छे से होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रेशर कम करना है इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम वाले वेसल में इसे कराना चाहिए। फाइन, आप खुद देख लीजिए, ये रिएक्शन पढ़ा है, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा ना तो ये फॉरवर्ड तेजी से हो जाएगा रिएक्शन। ये कंडीशंस है। ली चैटलियर प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमें कंडीशंस बताता है कि कब एक रिएक्शन होना चाहिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता था कि रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किस कंडीशन में रिएक्शन होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा लिखा हुआ, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, हाई प्रेशर पे होता है या लो प्रेशर पे होता है, इस पे ये रिएक्शन नहीं होगा, ये इसी वजह से लिखा होता है, बिकॉज़ ली चैटलियर हेल्प्स अस टू कैलकुलेट दिस थिंग। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। Next topic is thermodynamics of equilibrium. फाइन, यानी कि ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों को जोड़ देता है। फाइन, सो डेल्टा जी नॉट हमने पढ़ा था 2.303 RT log K, आज ही, अब ही। फाइन, एंड आपने काफी पहले ये बात पढ़ी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रहा है, दोनों बातें इक्वल है, कर देंगे इक्वल दोनों को। माइनस 2.303 RT log K आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब आप इसे log K के लिए इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 R, ये भी इधर चला गया है, RT प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R। फाइन, ये बेसिकली दोनों चीजें इधर चलेगी, यहां से टी टी के साथ कट जाएगा इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट केस लिया, ऐसा ही K1 के लिए लिया और फिर K2 के लिए सेकंड केस लिया। लोग बना देता हूं यहां पर, ये K1 के लिए T1 फर्स्ट केस ले लीजिए, ऐसे ही K2 के लिए डेल्टा एच नॉट 2.303 R T2 लिया, डेल्टा एस अपॉन 2.303 R लिया। ये हमने सेकंड केस बनाया, सेकंड और फर्स्ट का रिलेशन सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा वही रिलेशन जो हमने आज बनाया था, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर, कोई दिक्कत? और इनके लिए आप अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास ग्राफ भी आता है। सपोज फॉर एंडो के लिए आपको ये ग्राफ बनाना है, तो इस साइड आपके पास आ गया log K y एक्सिस पे, ठीक है ना, और ये आपके पास x एक्सिस आ गया है, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है, डिक्रीजिंग आपका स्लोप है, इंटरसेप्ट आपका ये है डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R, ठीक है ना, और जो आपका स्लोप है वो है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R एंड दिस इज 1 अपॉन T। यही ग्राफ आप एक्सो के लिए भी बना सकते हैं। सिमिलरली आपका log K रहेगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू सेम रहेगा पर यहां स्लोप पॉजिटिव रहेगा, दिस इज 1 अपॉन T। फाइन, इंटरसेप्ट का वैल्यू सेम आ रहा है डेल्टा एस अपॉन 2.303 R, यही है, बस एक्सो के केस में देखो क्या होता है, जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल स्लोप जो है वो पॉजिटिव नंबर बन गया है, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर, सो दिस इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हालांकि दिस रिलेशन नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इन दिस चैप्टर।
ये दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग K निकालने का रिलेशन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जो कि आयन के अंदर जाके बन जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। फाइन। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है? अगर एक पर्टिकुलर वेसल में हमारे पास दो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो रखे हैं, सपोज यहां पे हमारे पास एक D है, ये भी E प्लस B में टूट रहा है। देखो दोनों इक्विलिब्रियम में समथिंग इज कॉमन। इफ देयर इज समथिंग दैट इज कॉमन, दैट्स साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। सपोज ये शुरू में A था, A इसका कंसंट्रेशन ले रहा हूं मैं, A माइनस A अल्फा हो गया है, तो ये A अल्फा बन गया, ये A अल्फा बन गया। क्लियर? इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली ये भी इक्विलिब्रियम पे क्या बन गया है, ये सपोज शुरू में D था, कंसंट्रेशन ले रहा हूं, तो ये D में से D बीटा टूट गया, ये D बीटा टूट गया, ये D बीटा टूट गया। एक ही वेसल के अंदर हो रहे हैं, बोथ आर इन वन वेसल, एक ही वेसल के अंदर हो रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्या आपको पता चलेगा वो जो B निकला है वो यहां से निकला है या यहां से निकला है? नहीं पता चलेगा। इट मींस व्हाट इज द ओवरऑल B? B जो है वो ओवरऑल इतना है, यानी यहां पे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन का K लिखोगे तो ये लिखा जाएगा A अल्फा प्लस D बीटा इंटू A अल्फा अपॉन A माइनस A अल्फा। देखो दोनों इक्विलिब्रियम्स ने एक दूसरे को इफेक्ट कर दिया, इनकी वैल्यू को इफेक्ट कर दिया। यहां पे अगर इस रिएक्शन का K2 लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा D बीटा प्लस A अल्फा अपॉन D माइनस D बीटा। इसने इसको इफेक्ट कर दिया, देखो वैल्यू बदल गई इसकी, इस K की वैल्यू बदल गई इसके कारण, और इसके कारण, इस इक्विलिब्रियम के कारण इस K की वैल्यू बदल गई। दैट्स व्हाई साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। फाइन, कोई दिक्कत? सो दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये बात कहना चाहता है दैट द कंसंट्रेशन शुड अपडेट। अगर एक पर्टिकुलर रिएजेंट जो है, ये B है, सपोज ये रिएक्टेंट साइड होता तो उस हिसाब से हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ द रिएक्शंस। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। तो चैप्टर हो गया खत्म। हालांकि इस चैप्टर में ना एक छोटी सी चीज और काफी ज्यादा बार पूछी जाती है, दैट इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार देखने को मिलता है। दैट इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास से 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, वेयर n है कि वो कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है। देखो A ब्रेकिंग इनटू An, इसमें ना N2O4 का क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। ये 2NO2 में चेंज होता है, तो n कितना आ गया 2, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूट गया है। तो हमारा जो मास है ना, एक्चुअली में देखो 92 आना चाहिए था अगर N2O4 पूरा है, पर ये थोड़ा सा टूट जाता है। तो ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा थ्योरेटिकल, जैसे इस केस में ये 92 आएगा अपॉन कितने मोल्स में टूट गया, अब कितने मोल्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सो वी आर डन विद द वन शॉट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। हालांकि पूरा फिनिश नहीं हुआ बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ा पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम इज लेफ्ट, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम। टिल देन लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर को कर दीजिए शेयर और ठोक दीजिए लाइक। थैंक यू सो मच।